राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और आज मैं ये वीडियो लखनऊ में अवनीश भाई के स्टूडियो में बैठ के बना रहा हूं और ये रहे अवनीश भाई। आइए सर, स्वागत है आपका। तो आज हम दोनों एक ही स्टूडियो में अगल बगल कुर्सी पे बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोग नोट कर रहे होंगे कि आज अवनीश भाई मेरी क्योनिक रेंज मतलब अगर जरा सा भी 19 से 21 बतियाए तो आज झगड़ा हो जाने का पूरा चांस है, अवसर भी है। तो साहब आज हम लोग राजनीति तो बिल्कुल नहीं बतियाएंगे। आज हम लोग लोक जीवन पे बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लोक जीवन पे बात करने के लिए, लोक पर बात करने के लिए, खासतौर पे ग्रामीण जीवन पे बात करने के लिए अवनीश भाई जैसे परफेक्ट आदमी नहीं मिल सकता। तो अवनीश भाई, स्वागत है आपका। बाबा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। तो इस वीडियो की प्रेरणा से मिली कि हम लोग सुबह जो है बैठ के बतिया रहे थे, तो हमने कहा कहो यार, पुराने ज़माने में कितना बढ़िया, मतलब जो ग्रामीण जीवन था और ग्रामीण जीवन की जो सादगी थी और जो ग्रामीण जीवन का भोजन होता था उस पर बात चल रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि बचपन में हम लोग, तो पिताजी फौज में थे, तो हम लोग वैकेशंस में घर आया करते थे। तो जो गांव के भोजन में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, वो हमारी जो बड़की माई थी, वो लाई, चना, गेहूं वाला जो दाना और हाई जोन पॉपकॉर्न होता है, ये देसी मक्की को भरसाए में भुजवाते थे तो उसको लावा बोलते थे। तो लावा हाई कुल, अच्छा उसके बाद वो ढूंढी बनावा बहुत एक नंबर। कई जगह ओके कसार कहा जाला, बिहार में कसार। ढूंढी को कई जगह वो आटे में को भून के और गुड़ इत्यादि डाल के और मेवे डाल के जो बनाया जाता है लड्डू आटे का। तो मेरे बचपन में मुझे गांव आने का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता था, एक तो वो दाना चना चबेना, दूसरी बात हो देसी गांव की ढूंढी। ये शहरों में खाने को नहीं मिलती थी। नहीं, पंजाबी संस्कृति में आप देखिए तो पिन्नी क्या है, हाँ वही है, पर उसका जो अलग टेस्ट था, ये पूर्वांचल का टेस्ट अलग है, हर जगह अलग मिलेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और। अच्छा, हम लोग आते थे सर्दियों में हमें यहाँ, हम लोग सिक्किम में रहते थे, तो 2 महीने की विंटर वेकेशन होती थी। तो उन दिनों ऊख, ये तो खूब होगा सीजन था सर्दियों का, और हमारे यहाँ गुड़ बनता था घर पे, तो करा हरियर की मटर। उसके बाद खेतों में होती थी हरी मटर और चना। तो यार वो जो देसी खान पान था, वो आज का शहरी बच्चा तो बेचारा वो जानता ही नहीं कि ये सुख क्या था। कैसे जानेगा? आप सिक्किम में रहते थे, 2 महीने जाड़े में आते थे। आपके ठीक उलट मेरा कैलेंडर था। शहर में मैं भी पैदा हुआ, शहर में ही रहते थे पिताजी के साथ, लेकिन हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव ढहते थे। और मेरे साथ ये है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, जहाँ मेरा एंसेस्ट्रियल गांव है, तो थोड़ा करेला नीम चढ़ा, एक तो जिला गोरखपुर, दूसरा तहसील बांसगांव और इलाका चिल्लूपार, बहुत लोग समझ गए होंगे। तो हम गांव जिए हैं ज़्यादातर अपनी याद में, क्योंकि परिवार में कुछ विवाद भी हो गए थे, 1-2 अप्रिय घटनाएं भी हुई थी। तो हम लोगों को गांव कम ले जाया जाने लगा। एक उम्र तक ले जाते थे, लेकिन घटना होने के बाद तो नानी गांव, यानी जो बगल में देवरिया, पूरा पूर्वांचल ही। लेकिन हम गर्मियों की छुट्टियों में रहते थे। हमको क्या हासिल होता था? हमको हासिल होता था आम। न कपूरी, न दशहरी, न चौसा, न ये, न नाम सुनिए, सेनोरहवा, गड़हवा, किरलहवा, काहे उसमें जरा सा ज़्यादा पक जाता था तो कीड़ा पड़ जाता था, किरलहवा। एक आम ऐसा जिसकी गुठली चाटते 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 एक समय के बाद अजीब सा कड़वा लगती थी तो किरवाहिना, इस तरह की चीज़ें।
और आपने अभी कहा ना कि आपको मिलता था चने की साग, चना। हाँ, चना खाने की एक संस्कृति गांव में होती थी। अरे बाप रे बाप, चना वॉज द स्टेपल फूड। अब आपको बता रहे हैं कैसे। और उसके साथ अगर आपने जरा सा वो सो कॉल्ड हाइजीनिक मेंटेन किया, हाइजीन, वैसे ही उस पूरे फूड का सत्यानाश हो जाता था। हाँ। चना का साग उगा हुआ है, अभी चना फला नहीं है, खेत में ही घर से चटनी लेके हाँ। और खेत में पहुंच जाना और खेत हाँ। के मेड़ पर बैठ के। और एक चीज बताएं, इसमें जेंडर सुनिए, ये काम आदमी कम करते थे, पुरुष कम। हाँ। ये कल्चर सबसे ज्यादा महिलाओं में। नहीं, पर आपने एक बात जो कही ना, वो चटनी कैसी होती थी, मुझसे सुन लीजिए। लहसुन, हरियर मरचा, अगर वही सिल पे सही कूच के, खुनवा, ढोलावा और ढोकावा नमक, वो जो नमक की डलियां आती थी, वो उसको एक साथ कूच के कागज में ऐसे वो लेके जाते थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारा सीक्रेट मसाला। हाँ। अब उस खाने में आप देखिए, एक तो आउटिंग हुई, गए, बैठ गए, चना लगा हुआ है, उसको खोटना शुरू किया। उसको जो तोड़ते थे उसको खोटना बोलते। हाँ, उसके लिए वर्ड है हमारे पूर्वांचल में, खोटना। साग खोटना, खोटा जाता है। साग खोटा जाता है। अब साग खोट रहे हैं और साग खोटे, एक बाइट हुआ, एक बाइट को मुंह में डाले, चटनी खाए, वो खाए, जो मुलायम पत्ते, जिनमें हल्की सी खटास होती है। अब बता रहा हूं वही खटास। अब सुनिए, अगर आपके पास चटनी नहीं है, फिर भी अगर आप सुबह सुबह को छोड़ के ओस जब खत्म हो जाए, उसके बाद अगर आप वही 1 घंटे के बाद वही चने का साग खोट के खाइएगा, तो आपको नमक की कमी महसूस नहीं होगी। खट्टेपन के साथ नमक का भी स्वाद आपको आएगा। उस पत्ते में कहाँ से आता था ये बता रहे हैं आपको, गांव की धूल। अच्छा, अगर आपने वो साग खोटा और उसको हाइजीन मेंटेन करने के चक्कर में धो दिया, मत खाइए, मत खाइए। अच्छा, इसी तरह जो किराए के पतई, वो मटर को किराए बोला जाता है, और अब तो ये टेलीफोन मटर, पता नहीं क्या नाम है, जो लंबा वाला जो आजकल बाजार में बिकता है। पहले देसी मटर होती थी, उसकी छेमी बहुत छोटी छोटी होती थी, पर उसमें मिठास ज़्यादा थी। मिठास ज़्यादा और दाने छोटे जरूर होते थे। हाँ। हालांकि देखिए, मिठास के मामले में अगर उधर पूर्वांचल में गोरखपुर साइड में देखें तो नेपाल बॉर्डर पर फरिंदा है। जैसे इधर आप जाइएगा कन्नौज के पास, इधर जाए बुंदेलखंड के पास आप जाइएगा, उधर की एक ब्रीड है मटर की, वो बड़ी मीठी होती है। उसी के साथ आप फरिंदा की मटर देखिएगा तो वो बड़ा अच्छा होता है। एक और गुड़, आपने जब गन्ने का बोला, गन्ने का सिर्फ ये नहीं था कि आप गन्ने का जो है खाली चूस रहे हैं। गन्ना जब पेराता था तो एक सीरीज पूरी, एक चैन, हाँ, गन्ने से जुड़ी हुई पूरी एक चेन थी, फूड की पूरी एक चैन आपके पास होती थी। कैसे? गन्ना खेत से कटा रहा है, आ रहा है, चूस रहे हैं राह, उसके बाद गन्ना पेरा रहा है, बाल्टी में कड़ाहा भर के जा रहा है रस। अब कड़ाहे में जब वो पकना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जब पकना शुरू हुआ तो एक स्टेज आती थी जब वो राब बनने के पहले, उसको भोजपुरी में हमारे यहाँ महिया कहा जाता है, वो जब थोड़ा थिकर होना शुरू होता है, उसके ठीक पहले एक आता है स्टेज, लाल, जब गुड़ लाल हो चुका है, रस लाल हो चुका है, हल्का सा लाल हो चुका है, कच्चाहीन है, अभी उसमें कच्चापन है, उसको निकाल के फिर उसको भूजा डाल के या कोई और चीज़ डाल के, छोटे लड़के हम लोग हैं तो शहर से गए हैं तो अपना रोटी लिए, उसी के साथ अपना डिप करके खा रहे हैं। एक स्टेज आती थी जब वो विस्कस फार्म में पहुंच जाता है और बिल्कुल सौंधापन उसके अंदर आ जाता है। और साहब उसको फूल का कटोरा, गांव का फूल का कटोरा, उसमें महिया और उसकी चम्मच, सुने सर, उसी गन्ने की खोई माना छिलका, वो ऐसे आपने निकाला, क्या शानदार वो डिस्पोजेबल चम्मच की तरह, और उससे आप उसको खा रहे हैं। फिर उसके बाद वो हल्का सा बिस्किटाहीन हुआ, जो ऐसे टूटने पर भग से टूट भी जा रहा है, वो एक स्टेज आई। कितने हो गए? 1 2 3, चौथा फिर आपको गुड़ मिला प्रॉपर, पांचवा खुरचन, जब वो थोड़ा बर्न हो जा रहा है। और ये किया कैसे जाता था? महिया आप तुरंत गरम गरम खाते थे, बिस्किट आप थोड़ा सा निकाल लेते थे,
उसके बाद गुड़ तो मेन प्रोडक्ट हो गया जो सबसे ज़्यादा बनता था। फिर उसी कड़ाहे में अगर मान लीजिए 1 कुंटल है तो 10 किलो का खुरचन, यानी जानबूझ के उसको जलाया जाता था। अब आप सोचिए साहब, ये पूरी सीरीज। अच्छा, उसी में अब सुनिए, हमारे बड़का बाबू का कर रहा हूँ, वही में डाल दे गाजर रसवाई में, तो रस में ही गाजर डाल देते थे और वो पूरा प्रोसेस लगभग 1 घंटे का तो होता ही। अरे सर 1 घंटे का होता है? 1 घंटे का नहीं होता है वो, नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आधा गुड़ पक चुका होता था ना, आधा जब रस पक चुका होता तब वो गाजर डालते थे, और गुड़ बनने से पहले उसको कढ़ा से उसे पावना से छान के निकाल लें, मुरब्बा, वो मुरब्बा बन जाता था। अच्छा, उसके बाद गुड़ बन गया। चने की खेती इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि सिंचाई में, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s एंड 70s, 60s और 70s तक पूर्वांचल में ना तो नहरें आई थी ना बहुत ज़्यादा बिजली। मेरे पास ज़्यादा अनुभव 80s का है। मैं आपको 60s और 70s वाला अनुभव बता रहा हूँ। 60s वाली बातें मैंने सुनी है, 70s वाली तो अपनी आंख से देखी है गांव में। तो गेहूं का बहुत ज़्यादा इतना प्रचलन नहीं था सिंचाई न होने के कारण, तो ज़्यादा जौ, चना, मटर और मकई, इन और अरहर की खेती ज़्यादा होती थी। तो चना जब तैयार होता था तो चने का वही पहले तो पतइये लोग खोट के खाएं, उसके बाद जब चना मजे का हो जाए तो एक बोझ काटा जाता था, उखाड़ा जाता था, काटना नहीं, वो तो उखाड़ लिया जाता था, और उसका होरहाब हो जाता था। लाठी में उसको बांध के, हाँ, पुआर जला के उसके साथ उसको जला देते थे। तो जब वो पूरा जल जाता था तो कि चना जो है वो अपने खोल के अंदर है, इतना बड़ा जो खोल होता है, रोस्ट हो जाता था, वो रोस्ट हो जाता था। उसी को फिर अंदर फूंक फूंक के और छील के, जैसे मूंगफली खाई जाती है उस तरीके से होरहा खाया जाता था उसको। अच्छा, होरहा सिर्फ चने का नहीं होता था, मटर का भी होरहा होता है और गेहूं का भी होता है। गेहूं का भी हो रहा था। गेहूं का हो रहे से एक आपको बता रहे हैं, आप ये देखिए, एक तो फूड चैन पूरी होती थी, हाँ, दूसरा वैरायटी क्यों ज़्यादा होती थी? वैरायटी इसलिए ज़्यादा होती थी कि कुछ ऐसे खाने थे जो 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक। हाँ, वो जो आप गेहूं वाला बता दो, मैंने जीवन में भी खाया आपको बता रहा हूँ, गेहूं से जुड़ा हुआ एक फूड जो केवल 1 हफ्ते उसका अवसर है, 1 हफ्ते आपको मौजूद मिलेगा। खाए तो खाए नहीं, साल भर चुक गए, आप नहीं खा सकते। उसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में उम्मी बोलते हैं। अब वो बनता कैसे? गेहूं का दाना पक रहा है, पकने से दूध पड़ गया उसके अंदर, सेम उसी चने की तरह उसको काट लिया जाता था। काट के होरहा में उसको भून दिया। भुनने के बाद उसको एक एक करके छुड़ाना नहीं है, ऐसे छूट जाता, हाँ, रगड़ा, वो सब निकल के आ गया। अब वो रोस्टेड गेहूं जिसमें केवल दूध पड़ा था, अभी वो ग्रो नहीं हुआ था, पूरा पका गेहूं नहीं, उसको साहब इमाम जस्ता कह लीजिए, खल कह लीजिए, हालांकि गांव में खल नहीं, हमने जो देखा वो डेहरी, ओखली में उसको डाल दिया, और उसके बाद 2 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, अजवाइन, और उसके बाद उसको मूसल से हल्का हल्का आपने कूटा, इतना कूटा कि केवल वो पिच दब गया। उसको उम्मी है साहब, आप उसको अब क्या ही कहें। मेरा सौभाग्य है कि हमारी पत्नी जरा ग्रामीण इलाके में पोस्टेड हैं और उनकी भी रुचि है इस तरह के काम, सेम जनरेशन, वो भी 2 महीने वाले गांव वाली हैं, गर्मी की छुट्टी वाले, तो खाया उन्होंने, तो वो हमें अभी भी मिल जाता है। उससे बेहतर कोई फूड, लेकिन अब उसकी कमी कहिए चाहे उसकी अच्छाई कहिए, आप उसको 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा पा ही नहीं सकते खाने को। तो आपको जरूर अनिवार्य रूप से किसी दूसरे फिर खाने के लिए या खाने पर आपको फोकस करना होगा कि अब क्या मिलेगा, तो इसलिए वैरायटी बढ़ जाती थी। उसका एक कारण और था, फूड में वैरायटी का जो सबसे बड़ा कारण था फूड स्कैर्सिटी। जो आज जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है उसने फूड की एक निश्चित किस्म के फूड, जैसे गेहूं की कोई कमी नहीं है, चावल की कोई कमी नहीं है, दालों की कोई कमी नहीं है, सब्जियों की, कुछ निश्चित सब्जियों की कोई कमी नहीं, भाई भिंडी चाहे जितनी मर्जी खा लो, लौकी, है ना, ठीक है। उस जमाने में एक था फूड स्कैर्सिटी, तो हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा, उनको खाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता था। बिल्कुल साहब,
और मैं खाना इतना सहज उपलब्ध नहीं था। मैं आपको खाने संबंधी एक लेट 60s की बात है, मेरे बड़े भाई साहब ने ये किस्सा सुनाया था मुझे कि आप कैन यू इमेजिन कि पूड़ी वॉज द बिगेस्ट लग्जरी इन इंडिया। पूड़ी खाना, यस, क्यों? पूड़ी बनती है गेहूं के आटे की, और उस जमाने में गेहूं का आटा सिर्फ बड़े जमींदारों को नसीब होता था, जिनके पास इतनी मैन पावर और रहट या दोन सिंचाई वाले सिस्टम से जब आप अपने गेहूं की सिंचाई कर लें तालाब से, विदे न बिजली थी, न पंप सेट थे, न ट्यूबवेल थे, तो जो थोड़ी बहुत सिंचाई होती या तो बारिश से हो गई, नहीं तो तालाब से, दोन या रहट से या कुएं से बैलों से पानी खींच के, तो जमींदार अपने परिवार के लिए 1-8 बिगहा 2-4 बिस्सा गेहूं उगा पाता था। तो सिर्फ जमींदार जो थे, बड़े राजा साहब लोग, सिर्फ वही गेहूं की रोटी खा पाते थे। बाकी सारी दुनिया चना, मटर के राय, जौ, बाजरा, मक्का ये सब खाती थी। तो इनकी पूड़ी नहीं बन सकती। तो सब सिर्फ काज प्रयोजन में साल में कभी एक बार लोगों को पूड़ी खाने की मिलती। तो भैया हमारे घरे गांव में रह न्योता हमन पाही पर रह जाला, तो न्योता है तो जो बहन रहे वो ननको भैया से कहला कि ए भैया जात हुआ खाए तो हमरे बदे को पूड़ी चुराए के लिए तो भैया पंगत में खाने बैठे और चोरी से 2 पूड़ी जो है अपने खलिता में चुरा ले। बाऊ देख लेना वहाँ तक कुछ ना कर, रास्ता में करे पूड़ी चुरा के ले आल हुए क्यों पूड़ी चुरा के लाए हो, तो ये कुछ न करना तो मरना तो ही पड़ागा। पर फिर वो पूड़ी आई और बहन ने खाई। पूड़ी इतनी बड़ी लग्जरी थी एंड ओनली इन 1960s। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते। क्यों? जो सिंचित इलाके थे, हाँ, जैसे हमारा तराई का इलाका, गोरखपुर, महाराजगंज, ये जो इलाका है ये तराई का इलाका, नॉर्मली यहाँ बारिश हो जाती थी। तो अब आप देखिए, मतलब गेहूं हो जाता था, गेहूं हो जाता था, मतलब वर्षा की वजह से गेहूं हो जाता था। अच्छा, लेकिन उसी के साथ साथ अब मैं आपकी तरफ वाली बात अगर करूं तो जो मोटा अन्न जिसको मोदी जी ने अभी श्री अन्न कहा है, श्री अन्न क्या है भैया? श्री अन्न वो है कि जिसको मैं आपको बताऊं, हर घर में चावल ये सफ़ेद वाला जो खाते हैं आप, काला नमक से लेके और बासमती तक नहीं, सावा का चावल। सावा का चावल आज जरा देखिए 250-300 रुपया किलो आपको। अरे भैया सावा, मड़ुआ, कंगनी, कोदो, ये सारा श्री अन्न में है। श्री अन्न में है। ये श्री अन्न, ये इंग्लिश में वैसे देयर आर 6 टाइप ऑफ मिलेट्स। ये खाते कौन? ये बाजरे की 6 प्रजातियां हैं, ये जितने भी सब नाम लिए जी। इसी में कुछ की रोटी बनती है, वो गेहूं के करीब, कुछ के चावल बनता है, कुछ के चावल बनते हैं, जैसे सावा का चावल बनता है, कंगनी का चावल बनता है। अब ये खाता कौन वर्ग था? ये खाता वही वर्ग था जो अभावग्रस्त था। हाँ, जिसको गेहूं नसीब, मोटा अनाज खाता था, जिसको गेहूं नसीब नहीं था। आप जरा सोचें कि आज की विडंबना, आज आटा फ्रीली 30 रुपए किलो, गेहूं 24 रुपए किलो उपलब्ध है। सुल्तानपुर लोधी में अभी मैंने लिया 70 रुपया किलो जौ। हाँ, जौ का आटा 80 रुपया किलो। सुनिए, गेहूं 30 रुपया किलो आटा, जौ का आटा पंजाब में 80 रुपए किलो। ठीक, आप तो जौ को पहचाने, अब तो रईसी हो गई महाराज। आप जौ को पहचाने हुए हैं तो आप जौ को खोज रहे हैं, जौ का आटा खोज रहे हैं। जे जो है उसको यही पता है कि जौ, मैं कह रहा हूं जहां जागरूक हैं, जिस घर में लोग संस्कार हैं और बातें करते हैं, गांव की याद दिलाते हैं, उस पीढ़ी को भी जौ के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो जब पूजा और हवन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो खाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को जानकारी नहीं है। तो मोटा मोटी एक चीज देखिए आप। अच्छा, जलवायु और आपका क्रॉप पैटर्न वो आपका फूडिंग हैबिट बिल्कुल क्रिएट करता है। बड़ियां राजस्थान में ज़्यादा क्यों खाई जाती हैं?
क्योंकि जब कद्दू मिला, जब लौकी भेटाई कहीं, हाँ। जब गोभी कहीं भेटा गई, तो उसका बना लिया। तो उसको काटो सुखा डालो, काटो सुखा डालो। अब रखोगे किस फॉर्म में? तो उसको बड़ी बना डालो। दाल मिली, नहीं तो वहाँ केर सेंगरी वाला सारा कुछ यही है, यही है। सब्जी को सुखा के रख लिया सब्जी गया। को सुखा के रखा गया। बढ़िया। आप देखिए, इसीलिए पापड़ क्यों वहां के कल्चर में आता है? पापड़ इसी वजह से वहां के कल्चर में आता है। आप पूरे गुजरात चले जाइए, आपको पानी से ज्यादा फ्री मठा मिलेगा। उसी तरह आपकी टेबल पे एक जग पानी, याद है हम लोग गुजरात जूनागढ़ के एक ढाबे में हम लोग खाना खाए तो वो याद है मुझे आज भी। याद है आपको? कहीं भी आप पूरे गुजरात में खाइए, लेकिन आप वही आ जाइए। ऐसा नहीं है कि गौवंश पूरब में कमी है उसकी, लेकिन क्या आपको किसी रेस्टोरेंट किसी ढाबे में पानी के साथ एक जग मट्ठा आके दिखाई देता है? फ्री में। और जितनी बार रिफिल कराइए आप, कोई उनको फर्क नहीं। फूड हैबिट। और पानी ज्यादा मठा नहीं, मठा बहुत गाढ़ा मठा था। मैं और अवनीश जी खुद गए थे हम लोग जब यात्रा में। वो थाली मुझे आज तक याद है। आपको बढ़िया मठा मिलेगा। अब क्यों? जब थाली आई तो थाली से पहले आएगा एक जग मठा। तो हम कल ही कहे पैसा बचाओ, तो पहले हमन के पेट मठा से भर दिए। भैया हम लोगों दोनों ने मिलके एक जग मठा पी डाला, और उसके बाद एक जग और पिए। उसके बाद थाली आई, थाली में 8-9 आइटम, चटनी और सलाद वाली ही 4 आइटम था। पहले मठा आया, हाँ। मठा और थाली के बीच में चटनियां आई। चटनी नहीं कह सकते, अचार इत्यादि आया। पूरी थाली। हम कहे यह थाली है। मैंने कहा यार ये तो चटनी अचार सलाद है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद थाली आई तो मैंने रास्ते में आधे में मैंने कहा कहो ये अवनीश, साला 120 रुपए की थाली है, 100 रुपए का तो हम लोग मठा पी चुके हैं। उसके बाद भी आप रिफिल कराइए। हाँ। अब ऐसा पूरब में क्यों नहीं होता? हाँ। क्या यहाँ पर दूध की कमी थी? नहीं। कारण ये कि और दूसरे ऑप्शन मौजूद थे। इतने वैरायटी ऑफ फूड मौजूद हैं भाई। पूरब में ये कहा जाता है, या तराई का कोई भी बेल्ट आप उठा लीजिए, या पंजाब की धरती जो उपजाऊ धरती है, केरल में आप जाइए, कहीं भी ऐसी जगहों पर जहाँ का जो जलवायु है वो इसके खेती के अनुकूल है, तो वहाँ पर क्या है, पूर्वांचल में कहते हैं भाई आंख बूथ के आप ऐसे बिया छीट दो, कहीं भी उग जाएगा। गंगा के जो गंगेटिक बेल्ट है यूपी बिहार में, बिल्कुल। लेकिन ये फार्मूला आप गुजरात में कर सकते हैं। हमारे क्या एक कहावत है, जेकरे पता नहीं 4 बीघा तरी ओकर लइका मारा फरी। हाँ। जो गंगा के किनारे के जो उपजाऊ मैदान है वहां क्या देखिए, खाली अनाज छीट के चले आओ, इतना अनाज हो जाता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से काहिलपन सबसे पहले कहाँ आया? बिल्कुल वही यूपी बिहार में आएगी। यूपी बिहार में आएगी। खाइबर को हो जाता। हाँ। ये काम आप गुजरात में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये काम आप राजस्थान में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इवन हरियाणा पंजाब भी यही था। उन विषम परिस्थितियों में आपके पास लिमिटेड चॉइस, ड्राई सब्जियां आपको रखनी है, तो फूड हैबिट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती थी, और उसी हिसाब से फिर आपके काम करने की शक्ति भी और काम करने की आपकी ललक भी। भाई ये बताइए, मैं असम रहा हूं, आपको पता है असम की आपको संस्कृति बता रहा हूं खाने की। 4 टाइम खाना खाता है असमिया। एक असमिया 4 टाइम खाना खाता है। बता रहे हैं, सुबह उठा भात, रात का बचा हुआ, रात का जिसको कि कई जगह जो है अलग अलग, बंगाल, उड़ीसा और तमाम वो जो फर्मेंटेशन वाला, हाँ, वो पंतो भात जिसको बोलते हैं। पंतो भात कई जगह बोला जाता है, कई जगह उसको अलग अलग बोला जाता है। पंतो भात ज्यादातर पंतो भात छत्तीसगढ़ हो, बंगाल में भी है, बड़ा रिच है, बहुत रिच है। एक दिन हमने ट्राई किया, भूल गए थे यहीं किचन में, हमने फेसबुक पोस्ट भी लिखी थी। हमने रात का बचा के हमने कहा पंता भात खाएंगे। किचन में मैंने रख दिया, ढक के मैं गया भूल, वो ज्यादा फर्मेंट हो गया। 3 दिन के बाद तो याद आया, वो तो माहौर हो गया। वो राइस बियर, आप माहौर उसको कह रहे हैं। हाँ। मेरी फेसबुक पोस्ट पर लोगों ने बोला कि अरे उसको पी जाते। हमने कहा हम छोड़े, हम उसको छान के पी गए। अच्छा, वो गजब की राइस बियर थी, उसी को हड़िया बोलते हैं आपके पूरे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, वहाँ रांची में, मैं असम। अब वहाँ पर देखिए, वहाँ केवल भात है, रोटी नहीं है, ठीक। अब सुबह वहाँ पर चावल फ्रेश भी बनाया तो उसको किससे खाते थे? इमली के पानी, इमली का पानी, एक नींबुआ मीसा, उसको खाया, वो नाश्ता है। काम करने के लिए निकले, फिर वही भात खाया, साग खाया, निकल गए। उसके बाद साग के साथ, हाँ, उसके बाद दोपहर में दाल भात खाया, रात को फिर दाल भात खाया। अब जो इतना चावल खाएगा तो वो थोड़ा लाहे लाहे स्लो हो जाएगा ना।
स्लो हो जाएगा ना। इसीलिए असम के बारे में है, असम इज द प्लेस ऑफ लाहे लाहे। ये पंडित नेहरू ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, असम इज द प्लेस ऑफ लाहे लाहे। लाहे लाहे। तो भाई ये बताइए, नशा जाएगा आदमी तो ऊपर तक, पर्याप्त तो उसको राइस बियर में पेट में भी जाके तो फर्मेंट ही होना है। फर्मेंट ही होना उसको। तो अब वो नशाया है, इसीलिए असमिया भाई हमारा लाहे लाहे रहता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ऐसे जितने भी चावल वाले इलाके हैं। तो ये आपकी पर्सनैलिटी भी वहीं से निकल के आती है, आपकी अच्छा, हैबिट भी वहीं से निकल के आती है। गुड़ से मुझे एक चीज याद आई, गुड़ पूर्वांचल की आई थिंक लाइफ लाइन थी। यस। अच्छा, गुड़ के सीजन में एक काम और होता था, वो जब करहा उतर जाए तो जो उसके अंदर राख होती थी, राख काफी गर्म होती थी और अंदर काफी आंच होती थी, आलू, तो उसमें आलू और भंटा वो डाल दिया जाता था और सुबह निकालते थे, सुबह तक बढ़िया, मतलब धीरे धीरे आंच कम हुई, 4-5। अच्छा, उसके बाद कढ़ाई की भी तो गर्मी होती है ना, वो चूल्हे की, तो चोखा का सुबह इंतजाम हो जाता था उस गुड़ के पूरे सीजन में। पूरे चोखा तो हो ही जाता था, भौरी भी सिखाए हुए, भौरी भी उसमें सिखाए, तो मान लीजिए सुबह लिट्टी चोखा का हो गया। हाँ। लेकिन उस आलू में जो बच्चा आलू, बेबी पोटैटो है, जो बेबी आलू, उसको डाला जाता था और उसको बीच में ही निकाला जाता था। नहीं तो जल वो जो जाएगा। हाँ, वो जो महिया मैंने बताया जिसमें भूजा भी डाला जाता था, उसमें उसको काट के, अब गुड़ का पका हुआ पानी। अच्छा, आगे सुनिए, गुड़ की गन्ने के रस की, आजकल जो गुड़ वाले चावल बनते हैं ना, तो एक बार रणवीर बरार ने भी कहा कि नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। जो गुड़ के रस में जो खीर पकाई जाती है उसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में बखीर बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं कि बखीर। तो चूंकि गन्ने का सीजन मीन्स नवंबर टू मार्च, अगर लेट हो जाए तो मार्च। तो नवंबर से मार्च के बीच में बखीर, वही 5-7-8 लीटर गन्ने का रस चढ़ाया, उसमें चावल डाला, फिर अच्छा, जब भी गन्ने का रस शुरू में उबलता है तो ऊपर जो शुरुआती मैल आता है उसको मैया बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पशुओं को खिलाई जाती है। हाँ। और बाद में जब अच्छा, उसी में फिर कुछ हमारी जो दादी थी वो उसी में बाद में दूध मिला देती थी। हाँ, बखीर उसका कलर थोड़ा सा, अदरवाइज वो बड़ी डार्क कलर देखने में। पर एक बात बताऊं, अगर पूर्वांचल की कोई महिला मन से बखीर बना देना तो दुनिया के हर खीर फेल है उसके आगे। अच्छा, एक चीज़ और, इकोसिस्टम में किसका किसका ध्यान रखा जाता था? वो सब हो गया, आपने महिया बना लिया, आपने गुड़ बना लिया, आपने सब इंजॉय कर लिया है। उसमें वो मुरब्बा भी आपने, गाजर वाला जो आपने बताया, आपने लिट्टी चोखा भी उसमें लगा लिया, सब कर लिया ना। उसके बाद कड़ाहा वहीं बचा हुआ है, सब निकल गया, उसमें फिर पानी डाला जाता था, एक बाल्टी पानी, और उस एक बाल्टी पानी को फिर उस लब्दी से, उसको लब्दी बोलते थे, लकड़ी का लब्दन, उसको फेंट के और जानबूझ के थोड़ा छोड़ा जाता था, सब कुछ काछ नहीं लिया जाता था। और वो जो तैयार होता था, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी, वो बैल, गाय, भैंस, उनको ढरके के साथ या उनके हौदी में डाल दिया, हमारे बड़गा हो तो बाल्टी में पिया हुआ, बाल्टी रख दिया। आप जरा सोचिए वो पूरा इकोसिस्टम। अच्छा, अब आगे सुनिए, गुड़ की 2 स्टेजेस होती हैं। एक पतला उतार लिया जाता है, उसको हमन क्या भोजपुरी में गुड़ कहल जाए, गुड़, और जो बिहार में राप कहते हैं, और जो सॉलिड होती है उसको हमारे यहाँ भेली बोलते हैं, गुड़ नहीं बोलते। भेली, गुड़ मीन्स पतला वाला, भेली मीन्स सॉलिड वाली। तो जितनी भेली बनती है, मुझे लगता है उसका 3 गुना गुड़ बनाया जाता था। और हमारे यहाँ तो गुड़ का एक अलग रूम होता था, उसमें नाद के बड़े बड़े हंडे बनाए जाते थे, और आई थिंक एक हंडे की कैपेसिटी होती थी कम से कम 150 लीटर। हाँ, इतने बड़े बड़े। और मुझे आज भी वो घर में वो रूम याद है, उसमें कम से कम 10 या 12 हंडा गुड़ है। ये भैया उनमें एक सीजन आता है तो जो बड़की जो ततैया होती है, हाँ, वो भयंकर आती थी, उसमें वो घुसी रहती थी, वो सब मधुमक्खियां भी घुसी रहती थी, उसी में गिर भी जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उम्मे का होखा है वहीं, अब आगे उसमें एक कहावत है, वहीं कहीं सिरका भी फर्मेंट होता था। हाँ, वो सिरका हमारे दादी अलग रूम में बनाती थी, आगे दिया जाता था। तो गुड़ का क्या है कि वो नीचे सेटल डाउन होता है,
नीचे तो नीचे जो है वो राब, वो एकदम शक्कर नुमा, एकदम क्रिस्टल फॉर्म में, और ऊपर जो है एक पतला सा पानी हो जाता है। वो जो पतल का पानी है वो चोटा कहा है। चोटा का शरबत, इसीलिए चोटा का रस, चोटा करो, चोटहिया जलेबी बने आप। चोटहिया। आप कभी खैले हो ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, गुरैया जलेबी हमारे यहाँ का है। अरे नहीं 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 नहीं, हाँ, चोटहिया जलेबी। गुरैया जलेबी अलग होती है। हाँ। चोटहिया जो है वो पानी पानी होता है। हाँ, उसी- क्योंकि सारा शक्कर तो नीचे सेटल हो गई। ठीक। तो उस गुड़ के हंडे में जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको निकाला जाए, उसको चोटा गरीब लोगों को, गरीब गुरबा को उसका दे दिया जाता था। और जैसे आज जो चाशनी में जो जलेबी बनती है उसी में छना वो पहले चोटा में बने या गुड़ में? गुड़ में बना। मैंने तो बचपन में गुड़ को गला के हमने हाँ। देखा है चोटा। अच्छा, एक चीज फिर वहाँ इकोसिस्टम का ध्यान रखा जाता था। हाँ भैंस जब बियाने वाली होती थी, हाँ, तो कि चोटा दिया है। घोल के पिलाया जाता था हाँ। छोटा जो है। बल्कि कई लोग ऊपर वाला पानी गरीब उरीब को उतना दान नहीं करते थे। सामने अगर चौवा है घर पे तो उसको देते थे, उसको पिलाते थे, गाभिन को। अच्छा एक चीज और बताएं, तो मान लीजिए हंडा है वो अब यूज होना शुरू हो गया, पहले चोटा निकल गया, उसके बाद गुड़ का जो मेन कंजम्पशन होता था वो सुबह का जो खरमिटाव, उसको पता नहीं खरमिटाव कहाँ है। खर मिटाव का मतलब ये कि दातुन करना, बासी मुंह को आपको कुछ अंदर चला जाना चाहिए जलपान, तो उसको खर मिटाव कहते थे। गांव में जो एकदम सुबह 6-7 या 8 बजे जो कुछ खा पी लिया जाता है उसको खरमिटाव कहते हैं। तो खरमिटाव में और मजदूरों को, बनिहार को खेत में अगर काम लगला तो उनमें स्टेपल फूड क्या होता था, रात में चना भिगा जाए, कुछ लोग कच्चा चना और वो गुड़ का शरबत। हाँ, उसमें बहुत एक मिनट, क्या दिव्य टेस्ट होता था यार, दिव्य टेस्ट। और आपको बता रहा हूं, आप जगह बदल दीजिए, आपने गाजीपुर से आप आ जाइए गोरखपुर के बांसगांव। हाँ। वो अरहर का इलाका माना जाता है। हाँ। दाल खरमिटाव में क्या जाता था, मजदूरों के लिए, जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या जाता था, 2 बाल्टी रस और अरहर की छिम्मी फली, उसको उबाल दिया जाता था। अच्छा, उबाल के उसको निकाला, साबुत अरहर उबला हुआ। आप जरा पौष्टिकता देखिए। आज दाल महंगी हो जाती है तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे हल्ला हो जाता है, चुनाव हारने हरवाने की बात होने लगती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्हीं 2 महीने गर्मियों की छुट्टी, लेकिन हर साल एक मजदूर को कम से कम 300-400 ग्राम दाल, अरहर, खड़ी अरहर उबली हुई फली, उसके साथ चटनी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, मैंने तो हमेशा चना या मटर ही देखा है। हमने इसीलिए बांसगांव कहा। ऐसे ही कुछ और इलाके जहां पर कुछ और होता होगा, किराए पर गुड़ का शरबत कॉमन था। गुड़ का शरबत कॉमन था, जैसे चाय कॉमन थी। चाय के साथ स्नैक्स जो है क्या जाएगा। मैंने नहीं आज तक जीवन में कभी मजदूरों को चाय के साथ नाश्ता कर, चाय के साथ तो कोई सवाल नहीं है। गुड़, अच्छा 2 बाल्टी घोरा भैया, 2 मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा और फेवरेट, मेरे गांव जाने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था सर उस सुबह का खरमटा वाला। वो हमारे कृषक मजदूर जो हैं उसको क्या लोटस पीते थे? नहीं। अब कहने वाले कहते रहे कि जाति वाला मामला था इसलिए लोटा कैसे दे देते, नहीं। कितना तुम पी रहे हो, जितना तुम पियोगे पियो, चुल्लू लगा के रस, चुल्लू लगा के, और हर 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 ऐसे, तब तक जब तक या ऐसे हाथ से समझ जाता कि माना हो गई। आप सोचें जरा। अच्छा, वो पौष्टिकता जरा, एक मिनट, वो दैट वाज प्योर ग्लूकोज। अरे तो ठीक है साहब, प्योर ग्लूकोज कितना, मतलब कितनी एनर्जी देने वाली दाल के साथ जरा उसका कॉम्बिनेशन जोड़ आप सोच के देखिए ना, एक मजदूर ने पेट भर गुड़ का शरबत हम कहते हैं चने के साथ जोड़ के देख लीजिए। मैं कहता हूं ये वैरायटी आपकी बढ़ती जाएगी, जहां पर और दूसरे अनाज होते होंगे वहां पर ये आ जाता होगा। और मैंने चने की दाल को भिगो के और उसमें प्याज और तमाम चीजें ये करके। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, गांव के जितने खाने, ज्यादातर खाने होते थे, वो उसको छौंकना, भूजना तेल में या घी में, इससे थोड़ा सा दूरी रहती थी। हालांकि उसकी भी एक समृद्ध पूरी लिस्ट है।
लेकिन इस तरह के जैसे अरहर का वो चने का साग खोंट के खा लिया। मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी बताते हैं कि हमहन जो है वो कहते थे, हम लोग स्कूल जाते थे, उनका स्कूल मिडिल स्कूल था सैद महापुर से सैदपुर, कहते पैदल दौड़ते हुए जाते थे, रोज दौड़ते थे, 8 किलोमीटर है। तो वो बताते थे कि हम लोग वही मरचा लहसुन वाली उसकी चटनी लेके गमछा में बांध के जा, रस्तवा भर किराया मिला है, किराया और कहते हैं सारा दिन सिर्फ मटर की मुलायम पत्तियां खा के ही सारा दिन बिता देते थे, कुछ खाया ही नहीं, पर पेट भर मटर की पत्तियां खाई, जबकि अभी मटर नहीं लगाया उसमें। अच्छा, ये मटर से एक चीज़ और याद आई, गांव का एक बहुत बड़ा फीचर देसी मटर होगा। अच्छा, संयुक्त परिवार थे, एक एक परिवार में 30-35 बीघा खेती रहती थी, बंटवारा तो कमी, मतलब उस टाइप के अनाज की कोई कमी नहीं रहती थी। तो हमारे बड़का बाबू जो है, हमके याद है, बड़का बोझ किराए का उपार है, मतलब कम से कम इतना बड़ा बोझ, मुझे याद है, वो सीन याद है। एक दिन ही ना इतना बड़ा बोझ कपारे पे ले ना, आते ही जो ना बड़की माई है, सब लोग बैठ गए, हमनों को लगाओ भैया छिम्मी छिलाई, और दाना निकला होगा कम से कम 7-8 किलो, और उसकी प्योर मटर की, हरे मटर की, ताजे मटर की घुघनी बनी, और वही क्या नाम, गुड़ का शरबत और घुघनी। कितने शहरी बच्चों ने मटर की घुघनी खाई होगी? पोहा में मटर खा लिया बहुत है। पोहा में 4 मटर खा लिया तो वही अच्छा, बात है। आपका सीजन चूंकि गांव वाला जाड़ा सर्दियों वाला था, अब मैं गर्मियों वाला। मेरे अनुभव ज्यादा सर्दियों वाले मिलेंगे। मेरे अनुभव ज्यादातर गर्मियों वाले हैं। गर्मी का अनुभव बता रहा हूँ। गर्मी, टिकोरा आम का पड़ गया। हाँ। अभी आम पका नहीं है, टिकोरा पड़ गया। टिकोरे हर गांव के लड़के के हाफ पैंट या पाजामे की जेब में एक पुड़िया नमक और ब्लेड का आधा टुकड़ा टूटा हुआ है। बचपन में हर लड़का के यहाँ चोप का निशान रहा है। चोप का निशान। चोप इज एसिडिक, जो रस निकलता है आम का, उसको चोप बोलते हैं पूर्वांचल में। वो एसिडिक होती है, जहाँ छुआ जाता है वह जला देती है लगभग। और बचपन में हम लोग का ये सब जला रहता था। याद है आपका भी अनुभव होगा। अरे सुनिए तो, कच्चे आम की चोप, हर जेब में एक आधा ब्लेड। हाँ, या सुतुही। सुतुही कितने लोग जानते हैं? हाँ, सुतही बतावा। पिलर, शेल फिश जो होती है, उसका कवर, इतना बड़ा शेल होता है। चलिए, उसका भी एक तरीका है। शेल फिश का इतना बड़ा कवर होता है, उसको खोल दिया जाता है, तो जो उसके अंदर जो वो होती है स्नेल, वो मर जाती है। उस सुतही को धो लिया जाता है और उसको सिल पे ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, तो वो उसके अंदर इतना बड़ा एक ऐसा छेदनुमा हो जाता है। वो बहुत शार्प होता है। उससे जो आज को जो आपका पीलर है, उस जमाने में आलू छीलने के लिए, उसको पकड़ने उसकी ग्रिप भी बड़ी सॉलिड होती थी। लगभग मान लीजिए ऐसा होता, ऐसी ही होती है वो, लगभग ऐसी। अब यहाँ पर छेद बन गया। हाँ। उसको ऐसे करके यूं पकड़ा जाता था और ये गैप में छिलका ऊपर आता और आपने आम लिया। हाँ 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 हाँ, ये पील किया, उसको पीलर था एक प्रकार का देसी। तो या तो सुतुही हर लड़के की जेब में नमक के साथ, सुतुही दूध पियावे में भी काम आवा लेकर के, ऐसे चम्मच। हाँ। सुतुही में बच्चे का पेट झर रहा है कभी, हल्का सा लिया पानी में हींग ऐसे ऐसे उसमें डाइल्यूट किया और चोचा खोल के। अरे अब सुनिए, यही बात हमको मुझे लोकगीत याद आ गया। ये शायद लोकगीत उस जमाने का रहा होगा जब गेहूँ की स्कैरसिटी रही होगी। तो हमारे यहाँ एक बेसुनी भाड़ रहे हैं, उनका नौटंकी पाट रहे, गाँव मर गई तक। तो वो गाना गाते थे, भात करे लिबिर लिबिर रोटी शक्कर पाला, मतलब मक्की का गुणगान कर रहे हैं कि मक्की का जो चावल बनाते हैं, मक्की का चावल बनाते हैं, हाँ। तो कहते वो लिबिर लिबिर करता था। रोटी शक्कर पाला, रोटी जो है शक्कर पारे की तरह कट से टूट जाती है। और 4 सितुही मंठा से लपलप घोटाला मकैया रे तो गौलो न जाला। यूनिवर्सल है हमारे यहाँ। हमने अगली लाइन पूरी की। 4 सितुही मंठा से, मतलब
वो जो वही सितुही शेलफिश का जो कवर, 4 सितुही मंठा, मंठा मतलब मठा तो लप लप घोटाला मकैया रे तोर गुनवा आप सोचिए गौलो न जाला। अंतिम लाइन मैंने दिया, इसका क्या मतलब है? वो गाजीपुर से लेके पूरे पूर्वांचल में पूरे आ गया भैया, यहाँ रहो यार। और आप देखिए लोक में तो जो परंपरा है साहब, हाँ संस्कार गीत हमारे यहाँ होते हैं, हाँ कंसीव करने से लेके ब्रह्मोस तक, एक आदमी के कंसीव करने से लेके उसका छठियार, उसका अच्छा, हर संस्कार का भोजन अलग होता था, पकवान अलग होते थे। भोजन और संस्कार गीत अलग, ऋतु गीत आइए आप। अच्छा दीदी, मालिनी दीदी जो मालिनी उसी पे काम करती नहीं, है। जब रोपनी हो थे तो ओकर गीत अलग होखा है। उसको बता रहे हैं कैटेगरी क्या है। हाँ। एक मिनट, एक होता है लोक में, अब गीत आपने छेड़ दिया, वो एक अलग चर्चा है, ये तो अलग पूरा एक 40 मिनट का टॉपिक है। और ये मेरा हाँ ऋतु गीत, एक ऋतु गीत, संस्कार गीत, कंसीव करने से मरने तक, मरने के बाद तक, उसके बाद ऋतु गीत, सावन अलग, सावन में कजरी, इस समय कजरी का माहौल चल रहा है, तो ये सारा चैता अलग, चैता अलग। और सुनिए उसके बाद श्रम गीत। श्रम गीत क्या? धोबी जब कपड़े धोते वक्त श्रम गीत में धोबिया हवा, कहरा हवा, कटिया, सोहनी, हाँ इन सारों के, धान गड़ाई का वो रिदम सर, रोआ खड़ा हो रहा है, मैंने सुना है। ऐसे लिया बेहन और लाइन से 5 महिलाएं, आप आज जिस भी मशीन से उसको रोपाई करिए, जो सिमेट्री हाँ। और जो पैमाइश, और वो गीत के साथ, वो गीत मुझे अभी कंठस्थ नहीं है, लेकिन वो गीत के साथ, वो रिदम में सोहनी करते समय, फटकते समय सूप का जो रिदम होता है, उस रिदम पे गाना, जांता पर आटा पीसते समय, वो गाना मैंने सुना है। उसका मेरी गाना। 3 भाभियां बड़का जाता रहा भैया, वो गरीब चक्की वही अगेन 70s, अर्ली 70s, 2 जनी खींच रही हैं, 2 जनी खींच रही हो, और हमारी बड़की भौजी अब तो बेचारी बहुत बुजुर्ग हो गई, वो गाती थी। और आप सोचिए सर, ताजा आटा रोज के लिए, नॉट ओनली ताजा आटा, मूसल से ताजा धान कुटा है। ताजा धान, और सुनिए उसका भी ढेकुल, हाँ ढेकुल, कुछ लोगों के यहाँ ढेका होता था, उसको पैर से ऑपरेट किया जाता था। आज भी हमारे यहाँ बड़की ओखली रहे, इतनी बड़ी ओखरी, और उसके साथ ढाका भी होता था। और उसी के साथ आप देखिए ओखल में भी जब वो पड़ता था बारी बारी से, 2 लोग, उधर से एक स्त्री, इधर से एक जनानी, और दोनों लोग कर रही हैं गाना उसी रिदम के साथ। और गाना और रिदम ये है, बीट ये है, जिसको कहते हैं ना, ये गा रहे हैं आप, मूसल का बीट, पखोरने का बीट, धान गाड़ने का बीट, गेहूं काटने का बीट, और गाना। लोकगीत में धोबिया हवा, चमरौआ, कहरवा, ये कहाँ से आया है? ये सब श्रम गीत हैं। और वो संस्कार गीत, मैं अपनी एक आपको संस्कार गीत की बात, आज लोग कहते हैं ठाकुर का कुआं और इसका वो, और आज जो कुछ भी चल रहा है साहब, एक ही अंतिम बात, संस्कार गीत में शादी हो रही है, ब्राह्मण पुरोहित शादी करा रहे हैं, सारे रिचुअल पूरा कौन कराते थे? हमारे नाऊ भाई, ठीक है। स्त्री संगीत, संस्कार गीत का गाई जा रही है, जैसे इनरा के काई वैसे पंडित जी के माई, उनको भी जैसे कुकुरा के पोंछ वैसे नौआ के मोछ, एक साथ दोनों को गाली दी जा रही है। कहाँ गए? कुंवारी नगर पानी न भर दे, शादी नहीं हो सकती। आज बड़ा आसान है कह देना कि ब्राह्मण को बुलाने की क्या जरूरत है। नहीं, सवाल ये है शादियों में जो प्रजा प्रजुनिया की साड़ी, पर्जा की साड़ी, तो उसमें गिनाया जाता 13 पर्जा, और उससे आपके हैसियत की पता चलती थी, आपके सामाजिक ताने बाने का पता चलता था कि आपने अपने पूरे इकोसिस्टम जो आपका है उसमें हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन और उसकी आप तक परिवार में पहुंच है कि नहीं। अगर आप 13 पर्जा का मांग रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं, इनके यहाँ सारे लोगों को समाहित किया जाता। तो ये बड़ी रिच परंपरा थी सर। अच्छा, वो आपके वो सूप से मुझे एक आखिरी किस्सा, आज काफ़ी लंबा, हमें आज उल्टा करके बना रहे हैं तो समय का पता नहीं है कितने मिनट की हो गया।
हमारी थी फुआ, 90 साल की उम्र की होकर मरी हैं। वो सूप चलाने की एक्सपर्ट थी। तो मुझे याद है रहर का दाल बना हुआ है, दाल बना हुआ मतलब जो रहर खेत से काट के आती थी, तो उसको उसका छिलका उतार के, आजकल तो हम लोग फिर दाल मिलों से दाल खरीद के आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले गांव में बुजुर्ग औरतें अपनी खुद की दाल बनाती थी, तो पहले उसको भिगाया जाता था, फिर सुखा के हल्का सा, और वो छिलका फिर उतार के दर के उसको, एक चक्की ऐसी होती है जो सिर्फ छिलका उतारती है, फिर उसको उसी में थोड़ी सी भारी कर देते हैं तो वो दाल के 2 टुकड़े कर देती है। तो जब दाल बनाने का जो प्रोसेस होता था तो उसमें कुछ अरहर के एकदम महीन टुकड़े भी बनते थे, और वो अगर 1-2 कुंटल दाल बनाई जाए तो 2-3-4 किलो तक खुद्दी बोला जाता है उसको। चावल की भी खुद्दी होती है। तो जो उसमें जो सबसे बारीक कण होता है उसका मेरी बुआ जी एक मोटी रोटी बनाया करती थी अरहर की दाल की खुद्दी की। खुद्दी हर चीज की होती थी, और हर चीज का वो हर अनाज की होती हर अनाज का वो रोटियां बनती थी। तो उसको वो हमारे यहाँ लिट्टी कहा है। हाँ, हमारे यहाँ टिकरी। अच्छा, और उसमें कुछ मसाले, कुछ मिर्च इत्यादि डाल के। मसाला कुछ नहीं, लहसुन, हाँ, हरियर मिर्चा। हाँ, लहसुन, हरियर मिर्चा, हाँ, वो डाल के, और नमक। नमक तो रहबे करे। बिना किसी वो सब्जी और उसके इतनी टेस्टी वो सिर्फ। तो एक बार मैंने कहा, बुआ जी तो रही नहीं, वो खुद्दी आनी बंद हो गई, मिलनी बंद हो गई। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैंने कहा बुआ वाली क्या नाम, वो लिट्टी बनो तू। तो कहने वो कैसे बनी। मैंने कहा मिक्सी में साथ रहर की दाल पीस के खुद्दी बनाई गई। खैर वो मज़ा नहीं आया जो बुआ जी के हाथ में। सेम हाल मेरे साथ वो गेहूं के 7 दिन मिलने वाले उम्मी के साथ हुआ। मैंने पत्नी से मंगवा तो लिया कि हो रहा लेती आइए आप, और हमने मिक्सी में ट्राई किया, नहीं मजा, नहीं बनाया। नहीं। हमने इमाम जस्ते में भी ट्राई किया, उसमें भी मजा नहीं। वो खाली ओखली हमको लग रहा है लकड़ी का भी कुछ आता था। एक और बात याद दिलाता हूँ। हाल तक मात्र 5-7 साल पहले तक गांव की औरतें पिसा हुआ मसाला बाजार का यूज नहीं करती थी। एक गांठ हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया और बेसिक मसाले सिल पर ताजे पीसे जाते थे जब भी रसेदार सब्जी बनती थी। वो जो ताजे मसाले आप पीस को उसका टेस्ट देखिए, उसका जो टेस्ट था जो सिल पे। तो मैंने आनंद भाई से, भगवान आनंद भाई से पूछा कि मैंने कहा वो भाई वही वो तो मसाला किंग, कि उस मसाले में टेस्ट क्यों इतना अच्छा आता था। वो कहते कोल्ड ग्राइंडिंग थी ना, कोल्ड ग्राइंडिंग, पानी के साथ सिल पीसे तो मसाले का टेम्परेचर ज़्यादा। कहते हमारी इंडस्ट्री, हालांकि अब तो उसमें भी कोल्ड ग्राइंडिंग आ गई है, सिल के पे पीसे गए मसाले की सब्जी इसीलिए टेस्टी। और मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा है साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में भी, ईश्वर ने ये कल्चर वहां बचा के रखा, अभी बचा के रखा, अभी भी रखा है। अभी भी सिलबट्टे का प्रयोग आप साउथ में कहीं देखिए, उसका प्रकार चूंकि हमारे यहाँ वो टिपिकल होता था, बड़ा सा और लोढ़ा, और वो उसको छोटा जो ऐसे ऐसे क्रप करने का। आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे छोटा सा ऐसे रहेगा और गोल ऐसे होगा, इतना बड़ा होता है, वो सिंगल हाथ से हो जाता है। वो किचन में, आज के मॉडर्न मॉड्यूलर किचन में भी वो रखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा पूरा वाला मामला है, बिहार वाला ना, जो इतना बड़ा सिल अफोर्ड नहीं किया जा सकता भाई, नीचे बैठा नहीं जा सकता, तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये अडॉप्ट करने लायक। तो मित्रों, ये आज की हमारी चर्चा अवनीश भाई की, हमको लगा हम लोग रोज राजनीति बतियाते हैं, हमारे दर्शक भी बेचारे सुन सुन के साला एक का बतिया बोर हो गए। तो आज कुछ नया बतिया है। बिल्कुल, अरे नया क्या है, पुराना बतिया रहे, पुराना हम लोग पुराना बतिया पर आज के बच्चों को नया लगे। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो दर्शकों से निवेदन है कि इस प्रकार के कंटेंट को भी बढ़ावा दीजिए। ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइए। बिल्कुल। और अवनीश जी, जब तक मैं कंक्लूडिंग रिमार्क और थैंक यू बोलता हूँ, आप जरा आगे तक घूम के बंद करिए। दर्शकों, आपने समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।